हेलो चिल्ड्रन। आज मैं व्याकरण पुस्तिका से पाठ 2 वर्ड विचार के बारे में आप लोग के सामने प्रस्तुत करूंगी। पहले हम वर्ड के बारे में जानेंगे कि वर्ड है क्या। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ड कहते हैं। जो हमारे मुंह से ध्वनियां निकलती हैं उसी को हम वर्ड कहते हैं। क्या है वर्ड? भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ड के भेद। वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? वर्ड 2 प्रकार के होते हैं। वर्ड के 2 भेद हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर। अब हम स्वर के बारे में जानेंगे। स्वर स्वर वे वर्ड होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र, जिन्हें किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती। वे अपने आप में पूरे होते हैं, संपूर्ण होते हैं। इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इन्हें बोलने के लिए हम किसी भी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेते। यह अपने आप में संपूर्ण होते हैं। अब हम स्वर के बारे में कुछ और भी जानकारी लें। वैसे तो स्वर 13 होते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। स्वर 13 होते हैं, लेकिन हम सिर्फ 11 स्वर को ही मानते हैं, क्योंकि अंग और अह ये हमारे ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। ये क्या है? ये अयोग वाह हैं। इसे क्या कहा जाता है? अयोग वाह। स्वर तो 13 होते हैं, लेकिन हम सिर्फ 11 को ही मानते हैं। बाकी 2 क्या है? अंग, अयोग, वाह। क्या माना गया है उनको? अयोग, वाह। इनकी गिनती ना स्वर में होगी और ना ही व्यंजन में। ये केवल स्वर और व्यंजन के साथ सिरोरेखा के ऊपर मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। किसके रूप में? मात्रा के रूप में। किसके साथ? स्वर एवं व्यंजन के साथ सिरोरेखा के ऊपर मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अनुस्वार। अनुस्वार जो अंग की मात्रा होती है। अनुस्वार ध्वनियों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। आप लोग अंग बोल के देखिए, आप लोग को लगेगा कि हवा हमारी नाक से निकल रही है। इसके लिए अंग लगाया जाता है, जैसे बंदर, पंकज, रंग, मंजन आदि। अनुनासिक। अनुनासिक का प्रयोग क्या है? इन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा नाक और मुंह। अनुस्वार में हवा केवल नाक से निकल रही थी। अनुनासिक में क्या है? हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। इसके लिए अनुनासिक को चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इसके लिए अनुनासिक लगाया जाता है, जैसे कुआं, चांद, गांव आदि। अब हम स्वर के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लें। स्वर को 2 रूपों में बांटा गया है। कितने रूपों में? 2 रूपों में। पहला है हमारा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन सा है? ह्रस्व स्वर। और दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? आप उसको थोड़ा समझिए। छोटा आ। छोटा आ आपने देखा होगा। छोटा आ, छोटी ई, उ, री। अ, ई, छोटी ई, छोटा उ, री। री को हम संस्कृत का वर्ड मानते हैं, लेकिन इसको स्वर में हम यूज करते हैं, हिंदी में भी। तो आपका अ, छोटी ई, छोटा उ, री क्या है? ह्रस्व स्वर। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। इन स्वरों को सबसे कम समय में उच्चारित किया जाता है। इन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है। बहुत ही जल्दी हम इन स्वरों को बोल लेते हैं। और स्वर का दूसरा रूप क्या बताए हैं? दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? इसको जानिए। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। क्या है? फिर से सुनिए। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ,
ओ औ। ठीक, ऐसे भी जानिए आ ई, उ ए ऐ ओ औ। इन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है, इनको उच्चारित करने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है। अब हम आप लोग को व्यंजन के बारे में जानकारी दें। व्यंजन, व्यंजन स्वर का वर्ण के दो भेद होते हैं। स्वर, जिसके बारे में हम आप लोग को बता चुके हैं। दूसरा क्या है? व्यंजन। व्यंजन के बारे में जानते हैं। व्यंजन स्वरों की तरह स्वतंत्र नहीं होते। व्यंजन स्वरों की तरह स्वतंत्र नहीं होते। व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर वर्ण की सहायता लिए हम व्यंजन वर्ण को नहीं बोल सकते, उच्चारित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम व्यंजन वर्ण में स्वर का प्रयोग नहीं करेंगे तो वह वर्ण हमारा आधा हो जाएगा। तो आधा वर्ण को हम कैसे उच्चारित करेंगे? जैसे दिखा रहे हैं, जैसे का। अभी ये पूरा का पूरा का है ना, लेकिन जैसे ही इसमें से हम स्वर अलग करेंगे तो इसके नीचे हलंत लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आधा का। क्या हो जाएगा? आधा का। अब इसको पूरा करने के लिए इसमें क्या लगाएंगे? आ। क्या लगाएंगे? आ। फिर ये हमारा क्या होगा? बराबर का। पूरा का बनेगा। फिर ये हमारा पूरा का बनेगा। या फिर का में का हलंत है, अभी दिए आधा का है। अब इसमें हम छोटी मान लो लगाए, छोटी, इसमें हम छोटी लगाए तो ये क्या बन गया हमारा? की। क्या बन गया? की। मतलब व्यंजन वर्ण को पूरा करने के लिए हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर वर्ण की सहायता लिए हम व्यंजन वर्ण को पूरा नहीं कर सकते। अगर हम व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं लेंगे तो अगर हम स्वर वर्ण की सहायता नहीं लेंगे तो हमारा व्यंजन वर्ण अधूरा रहेगा, पूरा नहीं रहेगा। हिंदी वर्णमाला में क से ह तक 33 व्यंजन हैं। स्वर कितने हैं? 11 और व्यंजन कितने हैं? 33। अब हम संयुक्त व्यंजन के बारे में जानेंगे। संयुक्त व्यंजन, जब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? पहले इसको जानिए। जब एक स्वर रहित व्यंजन असमान स्वर युक्त व्यंजन से मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण करता है तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जब एक स्वर रहित व्यंजन असमान स्वर युक्त व्यंजन से मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण करता है तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। देखिए बच्चों, जैसे आपके स्वर हैं तो स्वर में आपको 2 रूप हम बताए हैं। पहला क्या था? पहला रूप था उसका ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। उसी तरीके से आपके व्यंजन जो है आपके, वो भी 4 रूपों में विभक्त हैं। 4 रूपों में। कितने रूपों में? 4 रूपों में। अब उन 4 रूपों को हम जानेंगे। पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन। पहला हमारा क्या है? स्पर्श व्यंजन, जिसमें क वर्ग मतलब क ख ग घ ङ, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग मतलब क ख ग घ ङ, च छ ज ञ, ट ठ ड ढ ढ, त थ द ध न, प फ ब भ म। इतने वर्ण आते हैं। उसके बाद दूसरा रूप क्या है? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में आपका य र ल व आता है। उसके बाद तीसरा रूप है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में आपका श, श, स, ह।
उसके बाद आपका क्या है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में आपका छत्र ज्ञ स्रा, छत्र ज्ञ स्रा। इतना गहराई में आपको नहीं जाना है, इतने डीपली में, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपकी जानकारी के लिए। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में आपको इतनी डीपली में जानकारी दी जाए, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी आप अभी से ले लीजिए। तो आपकी संयुक्त व्यंजन क्या है, छत्र ज्ञ स्रा। अब इसको हम क्या बताया है, जब एक स्वर रहित, स्वर रहित, स्वर रहित मतलब बिना स्वर के, आपका क्या है, क्या स्वर रहित है। असमान स्वर रहित व्यंजन असमान स्वर युक्त व्यंजन से मिलकर, असमान स्वर युक्त शा में क्या है, स्वर युक्त है, स्वर युक्त मतलब इसमें स्वर है, से मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण करता है। मतलब का प्लस मूर्धन्य सा प्लस अ, मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण किया, किसका, छ, छ का नए व्यंजन का निर्माण हुआ। उसी तरीके से त के नीचे हलंत, पहला क्या है, स्वर रहित प्लस र प्लस अ बराबर त्र, नए व्यंजन का निर्माण हुआ। उसी तरीके से ज प्लस या प्लस अ बराबर ज्ञ, नए व्यंजन का निर्माण हुआ। उसी तरीके से श प्लस र प्लस अ बराबर श्र। तो आपने दो व्यंजनों से मिलकर बना है, छत्र ज्ञ स्रा दो दो व्यंजनों से मिलकर बना है, और मिलने के बाद दो व्यंजनों से मिलने के बाद एक नए व्यंजन का निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब एक स्वर रहित व्यंजन असमान स्वर युक्त व्यंजन से मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण करता है तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ओके, सो आप लोग को अब आगे चलते हैं, यहाँ पे मात्राओं के बारे में जानकारी लें। मात्राएं, हिंदी भाषा में स्वरों का बहुत महत्व है। स्वर दो प्रकार से लिखे जाते हैं, पहला अपने मूल रूप में, दूसरा अन्य वर्णों के साथ मात्रा के रूप में। बच्चों, इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में आपको देंगे। तब तक के लिए सिर्फ इतना ही, जितना आज हम आप लोग को पढ़ाए हैं उसको आप दोबारा पढ़िए और उसको समझिए। थैंक यू।